नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और शिक्षण अभिरुचि की जो सीरीज हमने चलाई थी, जिसमें एक सेट हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसका पहला भाग जिसमें 15 प्रश्नों के हमने आपको उत्तर बताए थे, 15 एमसीक्यूज आपके सामने सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और 16वां प्रश्न जो है वो हमारे सामने इस तरीके से है। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो सीरीज़ है ये एलटी लेक्चरर और अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें शिक्षण अभिरुचि पूछी जाती है उनके लिए भी उपयोगी है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इन परीक्षाओं में इसका लाभ मिल सके। तो प्रश्न है 16वां, चयन समिति का सदस्य होने के नाते आप किसे अध्यापक के पद के लिए चुनेंगे? उसे, पहला ऑप्शन, जिसका संतुलित व्यक्तित्व है। बी, दूसरा ऑप्शन, जिसे विषय पर महारत हासिल हो। सी, जिसे समूह गतिकी का अच्छा ज्ञान हो। और डी, जिसमें उपयुक्त सभी गुण हों। तो आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। और इसमें जो सही उत्तर है आप देख सकते हैं, संतुलित व्यक्तित्व का होना भी ज़रूरी है। और संतुलित व्यक्तित्व के अलावा विषय पर महारत होना भी ज़रूरी है। और समूह गतिकी का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा 4, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें उपयुक्त सभी गुण हों। वो व्यक्ति, चयन समिति उसे क्या करेगा, अध्यापक पद के लिए चुनेंगे। यानी बैलेंस उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। और ग्रुप डायनामिक्स, यानी कि पूरे समूह को हम एक साथ कैसे चला सकते हैं और समूह किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से हमें कार्य करवाना है कि हर एक स्तर का बच्चा हमारी पढ़ाई से लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता? अध्यापक, पहला, वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है। दूसरा, छात्रों को निर्देश देने तथा उन्हें अनुशासित करने के लिए सक्षम है। तीसरा, अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप ढालने में संकोच करता है। और चौथा, उस कार्य के प्रति उत्साही होता है जो अध्यापक करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। और इसका जो सही उत्तर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप ढालने में संकोच करता है। तो यदि नई स्थिति के अनुकूल यदि शिक्षक अपने को नहीं ढालेगा, तो जिसे हम समायोजन की बात करते हैं, उसके अंदर समायोजन की क्षमता नहीं है। और बिना समायोजन की क्षमता के आ, शिक्षक के अनुकूल वो व्यक्ति क्या है, अध्यापक बनने के वो अनुकूल व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, छात्रों में दिलचस्पी लेना तो कोई गलत वो नहीं है। इसके अलावा छात्रों को निर्देश देने और अनुशासित करने में सक्षम होना और उस कार्य के प्रति उत्साही होना जो अध्यापक करते हैं, तीनों चीज़ें तो ज़रूरी हैं। लेकिन नई स्थिति के ढालने के अनुरूप संकोच करना, ये शिक्षक के अनुकूल नहीं है, ये गलत है। इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें, अब आप देखेंगे जब भी आप कक्षा में पढ़ाएंगे या पढ़ाते होंगे तो कुछ छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, तो उन्हें आप क्या करेंगे? पहला, कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये चार विकल्प आपके सम्मुख है और आपको इसका सही उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, आपको इसे प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो छात्र को के अंदर जिज्ञासा लगातार बनी रहनी चाहिए। तो आप उसे प्रोत्साहित करें कि आप प्रश्न पूछें। ऐसा नहीं कि आप उसे कह रहे हैं कि भाई आपका कक्षा के बाद अध्यापक से मिलें। तो इससे क्या होगा कि वो अगली बार से प्रश्न नहीं पूछेगा। और दूसरा, कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अब विचार विमर्श में आप उसको प्रोत्साहित तो कर सकते हैं, लेकिन विचार विमर्श बहुत लंबा उसमें खींच जाएगा। और आप उसके प्रश्न का करेक्शन कर सकते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, ये भी सही है, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर इसका है वो है प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल और प्रभावी मौखिक संचार।
तो आप इस प्रश्न को देख करके ही समझ सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। विषय वस्तु की निपुणता होनी तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना विषय वस्तु के जो कंटेंट आपका है, अगर आप उसमें निपुण नहीं है तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होना भी ज़रूरी है, प्रभावी मौखिक संचार होना भी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन छात्रों के साथ होना ज़रूरी है। लेकिन राजनीतिक नेताओं से सम्मान जो है ये शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए ये शिक्षक की विशेषता नहीं है, क्योंकि शिक्षक का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। हमेशा बताना था कि कौन अध्यापक की विशेषता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 20 के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह इसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, और चौथा उसके प्रति अज्ञान बन जाए। वो एक बहुत सरल प्रश्न है, आप खुद ही समझ रहे होंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार करे, यानी ऐसा ना हो कि शिक्षक अपनी त्रुटि को नज़रअंदाज करे, क्योंकि छात्र भी उसको ही फॉलो करते हैं। तो शिक्षक को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, ठीक। और अगर हम बात करें उसे भुलाने का प्रयास करें तो ये गलत है, त्रुटि करे और भूल जाए ये भी गलत है, और यदि उसके प्रति अज्ञान बन जाए और इस तरीके से महसूस कराए कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। तो शिक्षक को अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार करना चाहिए, ताकि छात्र भी उसका अनुकरण करते हुए इन आदतों को अपने भीतर विकसित कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति दी की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है, इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है, यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो संपूर्ण उपागम की बात कर रहे हैं, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की बात की जाती है, उसकी संस्तुति की जाती है, रिकमेंड किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति दिलाना इसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि दैनिक कार्य योजनाएं तो बनानी ही पड़ेंगी, और प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान करना भी संपूर्ण उपागम का लक्ष्य नहीं है, और कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना भी इसका लक्ष्य नहीं है। इसका मूल लक्ष्य है शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करना, क्योंकि संपूर्ण उपागम का मतलब है जो टोटल आप अप्रोच जिसका आप अपने शिक्षण में उपयोग करेंगे, उसका मूल लक्ष्य क्या होगा, सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करना है। तो शिक्षण में इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा शिक्षक है जो बहुत कम इफेक्टिव होगा, किसके चांस बहुत कम है इफेक्टिव शिक्षक बनने के, अच्छा शिक्षक बनने के। तो वह जो बहुत अनुशासन प्रिय है, वह जो विषय को अच्छी प्रकार जानता है, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, और वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है। तो इसका जो सही उत्तर है, देख सकते हैं इनमें इफेक्टिव शिक्षक कौन नहीं होगा, कौन प्रभावी शिक्षक होने की किसकी संभावना सबसे कम है। तो जो जिसको अनुशासन प्रिय है तो प्रभावी तो होगा ही, क्योंकि वो अनुशासन से कार्य कराएगा, तो छात्र उसका अनुसरण करेंगे। जो विषय को अच्छी तरह से जानता है उस वो भी एक प्रभावी शिक्षक होगा, क्योंकि वो विषय को लेकर के छात्र छात्राओं को लगातार प्रभावित करता रहेगा। जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, तो क्या ऐसा शिक्षक प्रभावी हो सकता है, नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। तो ऐसा शिक्षक की प्रभावी शिक्षक होने की संभावना क्या होती है, कम। प्रभावी मतलब वो छात्रों के ऊपर कितना प्रभाव डाल पा रहा है, और वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है वो भी क्या होगा, एक प्रभावी शिक्षक होगा। तो उत्तर नंबर 3 इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक वांछनीय है। वह जो लगातार पढ़ाने आता है पर इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, वह जो समय पर आता है पर इस बात का ध्यान नहीं देता विद्यार्थी देरी से कक्षा में आ रहे हैं, वह जो नैतिकवादी है और सदैव विद्यार्थी को नैतिक ज्ञान देता रहता है, वह जो अपने विषय के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है पर अपने विद्यार्थियों को अधिकाधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें पहला विकल्प जो इसमें है कि जो लगातार पढ़ाने आता है पर इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। अब टीचर अपनी तरफ से अगर पढ़ाता जाएगा तो, और अगर वो ये नहीं जानेगा कि छात्र कितना सीख रहा है, तो ये इस प्रक्रिया में केवल शिक्षण हो रहा है, अधिगम तो हो ही नहीं रहा है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब होगी नहीं तो शिक्षण एक तरह से विफल हो जाएगा, और आप जब तक फीडबैक नहीं लेंगे
जब तक आपको ये पता नहीं कि विद्यार्थी क्या सीख रहा है तो आपके शिक्षण का कोई लाभ नहीं है। तो वांछनीय ऐसा शिक्षक नहीं होगा। सब तो सर्वाधिक वांछनीय में ये शिक्षक तो नहीं होगा। दूसरा वो शिक्षक है जो समय पे आता है पर इस बात का ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी कक्षा में देरी से आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि विद्यार्थियों को उससे प्रभावित नहीं होंगे, और विद्यार्थी अगर देरी से आ रहे हैं और शिक्षक उन्हें निर्देशित नहीं कर रहा है, तो उनको उनकी काउंसलिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका छात्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं है। तो ऐसा शिक्षक भी वांछनीय नहीं होगा। तीसरा वो है जो नैतिकवादी है और सदैव विद्यार्थी को नैतिक ज्ञान देता रहता है। तो मॉरल नियमों के बारे में कि भाई समय से आना चाहिए, पढ़ना चाहिए इत्यादि बातें करता है। तो क्या ऐसा शिक्षक वांछनीय है? हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से हम इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं। और चौथा जो विकल्प यहाँ पे दिया गया है, वह जो अपने विषय के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है पर अपने विद्यार्थियों को अधिकाधिक जानने के लिए प्रेरित करता है, तो ये शिक्षक जो है सर्वाधिक इनमें वांछनीय होगा। इन चारों में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वांछनीय शिक्षक ये माना जाएगा जो अपने विषय के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है। भले उसको कितना भी नॉलेज हो अपने विषय का, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अपने विद्यार्थियों को अधिकाधिक जानने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ऐसा प्रेरित करने वाला शिक्षक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सर्वाधिक कारगर पद्धति है। तो आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, अब्सेंट रह रहे हैं, अनुपस्थित रह रहे हैं, तो कौन सी पद्धति का आप उपयोग करेंगे? पहला है अनुपस्थित रहने वालों को सजा देना, कक्षा में आने और न आने के लिए विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ देना, यह सुनिश्चित करना कि कक्षा समय पर और लगातार पढ़ाई जा रही है, और विद्यार्थियों से यह कहना कि कक्षा में न आना एक बुरी आदत है। तो इनमें से आप बता सकते हैं कि यदि आप शिक्षक हैं तो कक्षा में छात्रों की अनुपस्थिति कम करने के लिए इनमें से आप कौन सा कदम उठाएंगे? तो इसका जो सही उत्तर है क्या होना चाहिए, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम फिर इसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, अगर आप विद्यार्थियों से कहते हैं कि कक्षा में आना बुरी बुरी आदत है, तो ये विकल्प क्या है? गलत, क्योंकि केवल बोलने से फर्क नहीं पड़ने वाला। यह सुनिश्चित करना कि कक्षा समय पर और लगातार पढ़ाई जा रही है, ये थोड़ा सही विकल्प है, लेकिन केवल इससे आप अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम नहीं कर सकते। कक्षा में आने और न आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र छोड़ देना, तो इससे तो आपकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अनुपस्थित रहने वालों को यदि आप सजा देते हैं, हालांकि वो सजा जो है शारीरिक दंड ना हो करके अन्य प्रकार का कार्य आप उन्हें दे सकते हैं, तो उनको सजा देने पर आप अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 हमारे सामने है, अच्छा शिक्षण किसका प्रकार्य है? तो अच्छा शिक्षण किसका प्रकार्य है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो ये प्रश्न के जो विकल्प हमारे सामने हैं, शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की उच्च शैक्षिक योग्यताओं का, महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के मजबूत नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का। यानी ये कह रहा है कि अच्छा शिक्षण किसका प्रकार है, मतलब अच्छा शिक्षण जो हम कहेंगे, किस चीज़ के लिए हम अच्छा शिक्षण कह रहे हैं, किसके अंडर में, किस आधार पर हम अच्छा शिक्षण कह रहे हैं। तो हम देख सकते हैं शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। तो अच्छा शिक्षण मतलब वो है जो व्यक्ति शिक्षा व्यवसाय के प्रति क्या कर रहा है, ईमानदारी और निष्ठा का अनुपालन कर रहा है। तो कोई ईमानदारी से पढ़ा रहा है और निष्ठा अपने व्यवसाय के प्रति रखता है, तो वही उसका ही अब प्रकार्य क्या है। इसी को एक तरह से, इसी कार्य को दूसरे रूपों में हम कह सकते हैं अच्छा शिक्षण। और अगर हम बात करें शिक्षा की उच्च शैक्षिक योग्यताओं का, तो केवल योग्यता होने से आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हो जाते। महाविद्यालय के में प्रधानाचार्य के मजबूत नेतृत्व का, अब प्रधानाचार्य का बहुत मजबूत नेतृत्व है, लेकिन इसका मतलब ये हो नहीं कि शिक्षण बहुत अच्छा हो रहा है। और शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, तो केवल अपनी विद्वता से, शिक्षक के विद्वान होने से महत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपने कार्य के प्रति ज़्यादा ईमानदार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पहला विकल्प इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? तो पहला आकर्षक व्यक्तित्व, दूसरा अच्छा आचरण और मोहक मुद्राएं, तीसरा प्रभावी शिक्षण, और चौथा सादा जीवन। तो आप देख सकते हैं इनमें से शिक्षक की कौन सी ऐसी विशेषता है जो श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है, जिससे क्लास में एक अच्छा डिसिप्लिन बन सकता है। ऐसी कौन सी शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए? तो आप इन चारों विकल्पों में से देख सकते हैं कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो आप देखिए, आकर्षक व्यक्तित्व केवल होने से अनुशासन सही नहीं होगा। माना टीचर की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा वो दिखता है, लेकिन उसके आकर्षक व्यक्तित्व से कक्षा में अनुशासन नहीं स्थापित होगा।
अच्छा आचरण और मोहक मुद्राएं, उसका आचरण बहुत अच्छा है और वो मोहक मुद्राएं उसकी हैं, बात करने के तरीके, उसके पोस्चर्स बहुत अच्छे हैं। केवल इससे भी काम नहीं बनेगा। तीसरा विकल्प है प्रभावी शिक्षण। तो प्रभावी शिक्षण अगर कक्षा के अंदर होगा, तो हमने पहले भी बात कही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग। तो अगर इफेक्टिव टीचिंग हो रही है, प्रभावी शिक्षण हो रहा है, तो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन बनने का संभावना बढ़ जाएगी। और सादा जीवन भी है, किंतु ये भी पूर्ण विकल्प नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रभावी शिक्षण, क्योंकि मूल रूप से सादा जीवन जीने के लिए उसे नहीं भेजा गया, बल्कि मूल रूप से प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप अध्यापन को अन्य व्यवसायों पर प्राथमिकता क्यों देते हैं? आप यदि शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो अध्यापन को आप क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों आप कोई दूसरा काम नहीं कर लेते? और व्यवसाय जो होते हैं उनसे ज़्यादा प्राथमिकता, उनके ऊपर आपने प्राथमिकता अध्यापन को क्यों दी है? तो इसके विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं, मानवता की सेवा के लिए, अध्यापन से प्रेम के लिए, युवकों से प्रेम के लिए, विषय में निपुणता प्राप्त करने के लिए। तो ये चार विकल्प आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं, और इसका सही विकल्प क्या होगा? तो आप देख सकते हैं मानवता की सेवा के लिए। तो केवल मानवता की सेवा के लिए तो बहुत सारे और भी कार्य होते हैं। आप सिविल सर्विसेज के अंदर जा सकते हैं, आप समाज सेवा के कार्यों में जा सकते हैं, तो मानवता की सेवा आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो केवल मानवता की सेवा भी आप करेंगे, लेकिन प्राथमिकता का कारण मानवता की सेवा नहीं है, या युवकों से प्रेम करना नहीं है, या विषय में निपुणता प्राप्त करना नहीं है। विषय में निपुणता के लिए आप उसमें शोध कर सकते हैं, लेकिन इसमें मूल जो उसका है अध्यापन से प्रेम के लिए, क्योंकि आपको अध्यापन से प्रेम है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं अन्य कार्यों को करने की अपेक्षा। तो ऐसे प्रश्न इस तरीके से आपको उत्तरों का चयन करना होगा। ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रश्न होते हैं, जो ये इस अभिरुचि को दिखाते हैं कि आप वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी और कारण से आप शिक्षक के क्षेत्र में आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बस आप अंत तक पूरी वीडियो को देखिएगा, कुछ ही प्रश्न रह गए हैं। यदि छात्र अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? यथार्थ को नज़रअंदाज कर देंगे, लड़कों को दंड देंगे, अपने अध्यापन को प्रभावशाली तथा रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा उसे दूर करेंगे। तो ये चार विकल्प हमारे सामने रखे गए हैं, और आपको बताना इनमें से सही विकल्प क्या होगा। तो आपको लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते रहें। पहला है यथार्थ को नज़रअंदाज करेंगे, तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है कि छात्र कक्षा में नहीं आ रहे और आप अपनी तरफ से पढ़ाए जा रहे हैं, आप किसी को कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब आपको छात्रों की भलाई से या छात्रों को पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल अपना कार्य करना है। किंतु शिक्षण तभी सफल है जब छात्र और शिक्षक दोनों की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है, इसलिए आपको छात्र केंद्रित भी बनना पड़ेगा। तो ये गलत है। लड़कों को दंड देना ये भी गलत है, केवल दंड देने के माध्यम से आप छात्रों को डरा करके कक्षा में उपस्थित नहीं करा सकते। आपको अब तीसरा विकल्प है, अपने अध्यापन को प्रभावशाली और रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। एक हद तक सही हो सकता है कि भाई आप इफेक्टिव टीचिंग करें और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास को बनाएं, लेकिन अगर आप इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो क्या, तब अगर छात्र ना आए तो फिर आपका क्या दोष है? तो आप कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली टीचिंग के टीचर होने के नाते आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप इस चीज़ का कारण जाने कि आखिर छात्र आ क्यों नहीं रहा है, और उस समस्या का उनके कारण जानेंगे और उनके कारण उनकी समस्या को आप क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो निश्चित रूप से वो आने वाली कक्षा में आपकी क्लास को अधिक से अधिक संख्या में अटेंड करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में उत्पन्न दुर्व्यवहार तरीके से निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो अगर कक्षा में दुर्व्यवहार उत्पन्न हो रहा है, स्टूडेंट्स सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में या शिक्षक के साथ में, तो उसको स्पष्ट कैसे कर सकते हैं, आप किस आधार पर कर सकते हैं? तो पहला विकल्प है यहाँ पे छात्रों का अनुपयुक्त पारिवारिक वातावरण, दूसरा विद्यालय नियमों को लागू करने में विसंगतियाँ, तीसरा शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली दोषपूर्ण दंड नीति, और चौथा छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधाएं। तो प्रश्न ये था कि आप कि जो कक्षा में जो दुर्व्यवहार उत्पन्न होता है कई बार, तो उसको आप किस तरीके से देखेंगे, सर्वोत्तम तरीके से आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसके पीछे का क्या कारण आप मानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर छात्र अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे इनमें से किन कारणों का आप महत्वपूर्ण मानते हैं? जैसे पहला कारण यहाँ पे रखा गया कि छात्रों को अनुपयुक्त पारिवारिक वातावरण, या आप ये मानेंगे कि ये छात्र अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका घर का जो वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, ये अच्छा नहीं है, कि ये अपने पारिवारिक वातावरण के कारण ऐसा व्यवहार विद्यालय के अंदर कर रहा है, घर से ऐसी ट्रेनिंग ये लेकर के आया है या ऐसे वातावरण में ये छात्र रहता है। तो ये एक तरह से गलत है। विद्यालय नियमों को लागू करने में विसंगतियां हैं,
कि आप विद्यालय में नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिस कारण छात्र अनुशासन में नहीं रह रहा है। तो ये भी एक हद तक सही है, लेकिन पूर्ण रूप से इसे हम सही नहीं मान सकते हैं। अगला विकल्प है शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली दोषपूर्ण दंड नीति। तो कई बार शिक्षक जो हैं दोषपूर्ण दंड नीति अपनाते हैं कि कभी तो हम अनुशासन के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, कभी उसी गलती के लिए किसी छात्र को अधिक सजा मिल जाती है, किसी छात्र को छोड़ दिया जाता है। तो क्या ऐसी नीति है? केवल ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो न्यायालय तो है नहीं, लेकिन मूल जो कारण यहाँ पे है कि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधाएं। अगर छात्र अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी आवश्यकताएं जो है विद्यालय से वो पूर्ण नहीं हो रही है। पूर्ण अब आवश्यकताओं से तात्पर्य है, हो सकता है उसे बैठने के लिए सही स्थान न मिल रहा हो सकता है उसके साथ अच्छा व्यवहार ना हो रहा हो सकता है वो किसी परेशानी से गिरा हो और उसकी परेशानी को कोई नहीं सुन रहा है। तो छात्रों में जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं, इस कारण वो छात्र क्या है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो आपको जानना ये पड़ेगा कि ये छात्र आखिर परेशान क्यों है, तो उसकी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस तरीके से शिक्षक को सोचना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज़ का आज का, क्योंकि ये 2 सेट में हमने ये पहला सेट जो था शिक्षण अभिरुचि का, उसको 2 भागों में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। 15 प्रश्न पहले भाग में थे, ये दूसरे भाग का 15 प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। आइए पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं कि जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। उसके गृह कार्य में कटौती, प्राचार्य से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करे। तो जब कोई छात्र विषय विशेष कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर है उसको पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करे, जैसे हमने कई बार देखा है कुछ बच्चे गणित पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, कुछ बच्चे जो होते हैं कई बार आपने देखा होगा विज्ञान पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो सबका अलग अपना अपना एक रुचि होती है। तो कुछ विषय किसी विशेष विषय किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के वो अरुचि का प्रदर्शन करने लगे, उसमें अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो शिक्षक को तुरंत क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? पहला, उसके गृह कार्य में वो कटौती करे, या उसके प्राचार्य से उसकी शिकायत करे जा करके, या उसके वास्तविक कारण को खोजे, या फिर नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। आप कमेंट में आंसर भी देते रहें और हम देखना चाहते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। तो आप देखो, मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ इस प्रश्न का भी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, गृह कार्य में कटौती करने से तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई इसका रीज़न क्या था। प्राचार्य से शिकायत करने से भी कुछ इसे खास होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हाँ अनुशासन से संबंधी कोई और समस्या होती तो फिर आपको पहले प्राचार्य को सूचित करना होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये आपके नियंत्रण की स्थिति है, तो आपको प्राचार्य से शिकायत करने से उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। लेकिन वास्तविक कारण की अगर आप खोज करें कि वास्तव में ये छात्र इस विषय के प्रति ऐसी अरुचि इसके अंदर क्यों हो गई है, तो जब आप इसकी खोज करेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ को पहुंचेंगे। और शिक्षक का कार्य समाधान प्राप्त करना है, न कि एक तरह से विवाद उत्पन्न करना। शिक्षक का काम सॉल्यूशंस देना है, समस्याओं का समाधान खोजना है। तो आप वास्तविक कारण की खोज करेंगे और नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो नवीन शिक्षण कार्य आप तब करेंगे जब आप उसके कारणों को जान लेंगे। तो पहला जो काम, तुरंत कौन सा उपाय आप करेंगे, वास्तविक कारण की आप यहाँ पे खोज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। तो इस तरीके से अब हमने ये 30 प्रश्नों की जो पूरी एक सीरीज थी, जो हमने अपने पहले वीडियो और ये दूसरे वीडियो के माध्यम से आज आपके सामने कंप्लीट की है। कैसी यह सीरीज़ आपको लगी? क्या ये सीरीज़ हमें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या ये आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है? और अगर उपयोगी हो रही है तो किस तरीके से उपयोगी हो रही है, ये भी आपको हमें बताना चाहिए कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस तरीके के और वीडियोज़ आप चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं किन टॉपिक्स को लेकर के आप वीडियो चाहते हैं। अपनी राय इस वीडियो को लेकर के ज़रूर व्यक्त करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी आपको करना है, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि हमारा मनोबल भी बना रहे और हम और ज़्यादा वीडियोस आपके सामने ऐसे लेकर के आएँ। और चैनल को तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में और नए टॉपिक्स को आपके साथ में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।